नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। जुड़ जाइए आप सब लोग। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लेंगे। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी लाइव क्लास होती है और जब हम आपके बीच में जुड़ते हैं तो हम बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों को लेकर के। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करें, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात कर 1 to 5 की बात कर लें, 6 to 8 लेवल की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें या पीजीटी लेवल की बात कर लें, आप किसी भी स्तर के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी के प्रश्नों का सामना जरूर करना पड़ेगा, चाहे विषय के तौर पर या लैंग्वेज के तौर पर आपको चिंतित, हैरान, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी संस्था द ऑफिसर्स एकेडमी आप सभी को लगातार कक्षाएं उपलब्ध करा रही है। इस क्रम में हम सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत आज 19वां वीडियो लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि हर एक एपिसोड के अंतर्गत हम 30 या उससे अधिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रश्न कैसे बनते हैं और इन प्रश्नों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी लोग जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक करते हुए क्या कर लीजिए, आप सब लोग वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लीजिएगा। आज की अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ऑफलाइन क्लास अगर आप चाहते हैं तो हमारी अंतिम बैच आरंभ हो चुका। जी हाँ, अंतिम बैच हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद अब इतना समय नहीं मिलेगा कि ऑफलाइन कक्षाएं आपको दी जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन और फिर परीक्षा होने के बीच में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए संस्था निर्धारित ये किया है कि ये जो बैच हमारा 20/1/2025 से आरंभ हुआ है, ये हमारी ऑफलाइन कक्षाओं का अंतिम बैच होगा। तो विलंब मत कीजिए, अभी कक्षाएं बहुत ज़्यादा चली नहीं है, शीघ्रता से आप जुड़िए इसके साथ और ऑफलाइन कक्षा का आनंद लीजिए और सीखिए जो आप ऑफलाइन के माध्यम से बेहतर प्रकार सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9341644295 पे आप संपर्क कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न संख्या 1 के साथ। हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग देखिए और इसका उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है, क्या कहता है, अर्ध विवृत स्वर क्या है? अर्ध विवृत स्वर क्या है? उ, ए, आ, ए। इत्मीनान से आरंभ करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। इत्मीनान से आरंभ करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे और शेयर कर लीजिएगा। सब लोग एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और जो लोग जुड़ गए हो वीडियो को लाइक करते हुए क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लीजिए। हाँ, कमेंट आप लोगों के अच्छा देख लीजिए भाई, ठीक है ना। कमेंट कीजिए एक बार सब लोग। अभी आपके कमेंट नहीं दिख रहे भाई, इतनी कम उपस्थिति क्यों कर रहे हैं भाई? इतनी कम उपस्थिति क्यों कर रहे हैं? एक बार सब लोग कमेंट कीजिए। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, कमेंट आपके दिखने चाहिए, है ना। देखो, अर्ध विवृत स्वर दिया गया है। अभी अर्ध विवृत क्या होता है, विवृत क्या होता है, अर्ध समृद्ध क्या होता है, संवृद्ध क्या होता है, इसके विषय में चर्चा हम पिछली क्लास में भी थोड़ी सी कर चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा अभी भी कर देते। मैं आपको बता दूं कि ये जो विवृत के विषय में जो बात किया है ना, ये हमारा जो मुख द्वार है, ये हमारा क्या है, हमारा जो मुख द्वार है, या मुख के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन किया। खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन किया। क्या किया गया? मुख द्वार के खुलने के आधार पे और बंद रहने के आधार पे स्वरों का विभाजन किया गया है, ठीक है। खुलने और बंद रहने के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। विवृत, देखो अगर समृद्ध की बात कर ले तो ये वो स्थिति है जब आपके मुंह खुले होते हैं। और अर्ध समृद्ध, समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत, ये हम लोग हिंदी वर्णमाला के स्वरों के अंतर्गत देखते हैं। अब पूछा गया ऊ दिया गया है, ए दिया गया है, आ दिया गया, ये ए दिया गया, और आपसे पूछा गया है भाई बताओ जरा कि इसमें से अर्ध विवृत कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका ए का विकल्प दिया गया, कौन सा विकल्प दिया गया, ए का विकल्प दिया गया, ये आपका अर्ध विवृत की श्रेणी में आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाए। अर्ध विवृत की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद जो है विराम चिन्ह, हमने आपको कई सारे इंट्रोड्यूस कराए, एक एक करके हमने कई सारे आपको विराम चिन्हों के विषय में इंट्रोड्यूस कराया। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे ही स्मूथली हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब
विराम चिन्हों के विषय में हम परिचय कराते हैं तो कह रहे हैं कि भाई एक विराम चिन्ह जिसको हंस पद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हंस पद कहा जाता है। अब वो हंस पद का एक और नाम क्या, अल्प विराम है, त्रुटि विराम है, लूप विराम है या पूर्ण विराम है। तो देखो हंस पद किस विराम का नाम है, तो ध्यान रखिएगा हंस पद जो है वो आपके त्रुटि विराम का, किसका, त्रुटि विराम का। अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसको हम जिस संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं उसी को हंस पद भी कहा जाता है। ऐसे में 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत। देखिए सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। आपकी उपस्थिति क्लास में शानदार दमदार होनी चाहिए। कल जो है क्लास नहीं हुई थी लेकिन आज क्लास अब हो रही है। आप सब लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए। कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द, तो सुहृद लिखा है, ये आपका सहृदय होता है। ये क्या होता है, सहृदय होता है, सहृदय होता है, ठीक है। फिर आपका स्पर्धा लिखा है तो ये आपका स्पर्धा ऐसे लिखा जाता है, स्पर्धा ऐसे लिखा जाता है। ससीम लिखा गया तो ससीम भी शुद्ध वर्तनी पूछा गया ना, तो सही वर्तनी जो आपका शुश्रूषा का दिया गया, क्या, शुश्रूषा का जो सही वर्तनी है यह आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 3 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हमारा बी विकल्प हो जाएगा, वर्तनी शुद्धि की बात कर रहा है। आइए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। क्या विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में संधि आपसे पूछा गया, क्या विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में आपसे संधि पूछा गया है कि भैया इसमें कौन सी संधि है, आपको ही बताना। देखो जरा, एक गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि के विषय में याद रखें, इसकी जो पहचान होती है वो आपका ए ओ और अल होती है। क्या होती है, गुण स्वर संधि की जो पहचान होती है वह आपका ए होता है, ओ होता है, अर होता है और अल होता है। ध्यान रखिए ए ओ और अल जो है यह आपके गुण स्वर संधि की, यह आपके गुण स्वर संधि की पहचान होती ए ओ और अल, ठीक। फिर देखो वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहा है, तो वृद्धि स्वर संधि में आप जानते हैं कि सब ए आता है और औ आता है, ए और औ आता है, ठीक है, ए और औ आता है। यण स्वर संधि की बात किया है तो आप जानते हैं यण में या रा ला वा, या वा रा ला, जैसे भी आप लिख लीजिए, बनते यही आपके 4 है, जिस भी क्रम में लिख लीजिए, या वा रा ला आप ऐसे लिख लीजिए। ये आपके यण स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में आप जानते हैं कि दीर्घ बनता है, दीर्घ आ बनता है, दीर्घ ई बनता है और दीर्घ उ बनता है। विद्या और आलय में आपसे पूछा गया है कि कौन से संधि है, तो देखो विद्या और इसके बाद फिर आलय, विद्या और इसके बाद फिर आलय, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि संधि में क्या होता है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। तो विद्या में आपका दीर्घ आ है और आलय में भी क्या आपका दीर्घ आ है, दोनों दीर्घ आ जुड़ करके क्या बन जाएगा, दीर्घ आ ही रह जाएगा। ऐसे में विद्या में आपका, विद्या में आ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा विद्यालय। तो क्या हो, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा। और कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घ, क्या कहते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र होता है अगर समान वर्ण मिलकर के क्या बन जाए, अगर समान वर्ण मिलकर के दीर्घ बन जाए, समान वर्ण मिलकर के क्या बन जाए, दीर्घ बन जाए, तो वहां क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। क्या कह रहे हैं, गगनचुंबी में आपको समास बताना है। ध्यान दीजिए गगनचुंबी में आपको क्या करना है, गगनचुंबी में आपको समास बताना है। तो आप जानते हैं कि समास का मतलब दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो शब्द बनता है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मिलने से, पदों या शब्दों के मिलने से, पदों या शब्दों के मिलने से जो नया शब्द या पद बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, और वो हमारा समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब हम आपको बार बार बताते हैं भैया तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जब आप विग्रह करते हैं तो आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है। विग्रह करने पर क्या मिलता है, विग्रह करने पर आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर आपको क्या मिलता है, विग्रह करने पर आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है। हमने आपको बताया कि समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चे, विग्रह कहलाती है। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया है कि बच्चे ध्यान रखिएगा, इसमें विशेषण विशेष संबंध पाया, क्या पाता है,
विशेषण और विशेष से संबंध पाया, क्या पाया जाता है, विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास की विशेषता ये पहचान ये है कि इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। क्या होता है, इसका प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है, ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास के विषय में कहते हैं कि प्रथम पद आपका प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रथम प्रधान होता है। आप ध्यान रखिए, जब गगन चुंबी कह रहे ना, गगन चुंबी की बात कर, गगन चुंबी का आप विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, गगन चुंबी का विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा गगन को चूमने वाला। क्या, गगन को चूमने वाला। ऐसे में गगन को चूमने वाला, अब ध्यान दीजिए आपको क्या मिल जाए, को मिल जा रहा है। और आप जानते हैं को जो है ये आपका कर्म तत्पुरुष का है ना, कर्म तत्पुरुष का आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह के तौर पर प्रयोग किया गया है। ऐसे में 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा अगर पूछ लिया जाए तो कर्म तत्पुरुष बताइए, क्या बताइएगा, कर्म तत्पुरुष बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम बताइए, क्या बताना आपको, अर्ध तत्सम बताना है। आप कहेंगे सर अभी तक तो हम तत्सम तद्भव जानते थे, अब आपने एक नए शब्द से हमको इंट्रोड्यूस करा दिया है, वो है अर्ध तत्सम। आप कहेंगे सर आपने हमें एक नया शब्द बता दिया, वह क्या है, अर्ध तत्सम। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अर्ध तत्सम क्या होता है, जो न घर का है न घाट का है। क्या, जो न घर का है न घाट का है, मतलब घर से तो निकला है, वो जो है संस्कृत से तो निकल गया है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत से क्या हो गया है, निकल गया है, लेकिन अभी वो हिंदी में शामिल नहीं हो पाया। आप संगम स्नान करने के लिए घर से तो निकल लिए हैं, लेकिन संगम नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में क्या हो गए, अटक गए हैं। समझ रहे ना, क्या ध्यान रखिएगा, संगम स्नान करने के लिए घर से तो निकल लिए हैं, लेकिन अब प्रयागराज संगम पहुंच नहीं पाए, रास्ते में क्या हो गए, अटक गए। तो संस्कृत के शब्द अगर सीधे होंगे तो क्या कहलाएंगे, सीधा संस्कृत का शब्द होगा तत्सम कहलाएगा। हिंदी में आ चुका होगा तो क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। पर जो ना संस्कृत में है ना वो आपका मतलब ना तत्सम में है ना तद्भव में है, वही आपका क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है अर्ध तत्सम कहलाता है। आधा तत्सम है, आधा तद्भव है। अब देखो कह रात्रि कह रहे हैं, रात्रि, दई, बच्चा, कान, तो भैया बच्चा जो है ना ये आपका क्या है, यह आपका अर्ध तत्सम है, और इसका सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। बच्चा न तत्सम है न तद्भव है, यह आपका अर्ध तत्सम है। क्या है, अर्ध तत्सम है, क्या है, अर्ध तत्सम है। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया सबको भाई, 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प होगा। आगे बढ़ा जाए, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए कि यस सर आगे बढ़ा जाए, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए कि यस सर आगे बढ़ा जाए। तो अगले प्रश्न की बात कर ली जाती है, अगले प्रश्न की बात कर ली जाती है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न इनका होगा वह है 7 नंबर। क्या कह रहे हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। हाँ, 7 नंबर कह रहा है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का अर्थ क्या होता है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विपरीत अर्थ, क्या कहते हैं, उल्टा या विपरीत अर्थ कहते हैं। अमित शब्द का विलोम क्या होगा, इसका उल्टा आपको बताना। देखो एक कह रहा है सुमित होगा, अमित का सुमित होगा, कुमित होगा, परिमित होगा या दुर्मित होगा। बताइए अमित शब्द का विलोम बताना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, अमित शब्द जो है ना, अमित शब्द का जो विलोम होता है वह आपका परिमित होता है। क्या होता है, परिमित होता है। अमित का विलोम क्या होता है बच्चे, अमित का विलोम आपका परिमित होता है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी विकल्प होगा। क्या होगा, 7 का उत्तर आपका सी विकल्प होगा, अमित का विलोम परिमित होता है। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है कि उसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए आप सब लोग भाई, और शेयर भी कीजिए। बड़ी कम उपस्थिति अभी है आप लोगों की, थोड़ी सी बढ़ाइए संख्या। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कह रहे हैं पंकज है, अंबुज है, और वारिद है, और पद्म है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, और बताइए कि इसमें से कौन सा
बिल्कुल। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सबका क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भाई सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? सी विकल्प हमारा यहाँ पर 8 नंबर में सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न की। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? दे है, गे है, पेय है, दान है। तो देखो गे का मतलब होता है जो गाने योग्य हो। गे का मतलब होता है जो जो गाने योग्य है वो गे कहलाता है। जो कैसा है? जो गाने योग्य है वह आपका गे कहलाता है। जो गाने योग्य है वो क्या कहलाएगा? गे कहलाएगा। फिर देखो दे, जो देने योग्य है वो क्या कहलाएगा? जो आपका देने योग्य है। जो कैसा है? जो आपका देने योग्य है वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका दे कहलाएगा। जो आपका पीने योग्य है, ध्यान रखिएगा, जो आपका कैसा है? जो आपका पीने योग्य है, जो पीने योग्य है वो क्या कहलाएगा? पेय कहलाएगा। और जो वस्तु किसी को दे दी जाए, जो वस्तु किसी को दे दी जाए, जो वस्तु किसी को दे दी जाए, जिसको हम कहते हैं कि पुण्य पुण्य फल की अपेक्षा में या पुण्य फल की उम्मीद में किसी को कोई चीज दे दी जाए तो दान कहलाता है। ऐसे में आपका सही उत्तर 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा बच्चे। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अचल, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर। तो इन्होंने बता ही दिया, खुद ही बता दिया कि अचल का अर्थ क्या होता है। अचल का अर्थ होता है स्थिर, यानी कि जो चले ना। स्थिर का मतलब जो अपनी जगह पे क्या रह जाए? जो अपनी जगह पर ठहरा रह जाए, अपनी जगह पर ठहरा रह जाए, जो अपनी जगह पर रुका रह जाए, जो अपनी जगह पर रुका रह जाए, जो अपनी जगह पे ठहरा रह जाए, वो क्या है? स्थिर है। जैसे मकान क्या होते हैं? मकान स्थिर होते हैं। मकान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। अब कह रहा है कि अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ मतलब अचल का अर्थ एक तो इन्होंने खुद बता दिया स्थिर, दूसरा अर्थ क्या है ये बताना आपको। चलायमान होगा, स्थिर होगा, गतिमान होगा या निश्चल होगा। तो देखो अचल शब्द का अगर अर्थ है स्थिर तो इसका दूसरा अर्थ निश्चल होता है। क्या होता है? निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। निश्चल का मतलब भी क्या होता है? निश्चल का मतलब भी होता है जो आपका चले नहीं, जो आपका स्थिर रह जाए। जो आपका चले नहीं, स्थिर रह जाए, वह भी आपका निश्चल ही होता है। ध्यान रखिएगा। अचल कह दिया जाए, ध्यान रखिए, अचल कह दिया जाए, स्थिर कह दिया जाए या फिर आपका निश्चल कह दिया जाए, ये सभी क्या है? ये सभी एक अर्थ में यहाँ पर लिए जाएंगे। तो 10 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। आइए इससे पहले कि आगे बढ़े आपको बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए PRT 125 का बैच हमारी संस्था ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध करा रहे। 999 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप सभी को दिया जा रहा है। 2 अतिरिक्त कोर्सेज भी आपको दिए जाएंगे। उसमें एक आपको 5000 हर एक प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट के 5000 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। दूसरा आपको NCERT, आपके विषय के NCERT का नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बात करेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न की। किसकी बात करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि प्रश्न क्या 11 क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का, क्या कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? कह रहा है योग दीक्षा, हित, हाथ बटाना, सहयोग। कहते हैं भाई थोड़ा योगदान आप भी कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इतने लोग देख रहे हैं, 300 प्लस लोग देख रहे हैं, हम आप सबसे कहे थोड़ा सा योगदान आप लोग भी कर दीजिए कि 500 प्लस लोग देखने लग जाए। तो योगदान का मतलब क्या? योगदान का है कि भाई थोड़ा सा हित आप भी कर दीजिए, थोड़ा सा हाथ बटा लीजिए, थोड़ा सा सहयोग कर लीजिए। योग दीक्षा जो है ना, इसका संबंध योगदान के साथ नहीं है। योग दीक्षा का संबंध योगदान के साथ नहीं है। ऐसे में 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। योगदान से योग दीक्षा का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, योगदान से योग दीक्षा का कोई संबंध नहीं है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है यानी कि जो 12 नंबर का प्रश्न है वो अगर कक्ष का अर्थ क्या होता है। एक शब्द दिया गया है कक्ष। ये क्या है? कक्ष अनेकार्थी शब्द है। कक्ष को हम क्या कहेंगे? कक्ष को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। जिसके जिसके क्या निकलते हैं? जिसके कई अर्थ निकलते हैं।
जिसके कई अर्थ निकलते हैं वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है अनेकार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनेकार्थी कहलाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कक्ष का अर्थ पूछा जा रहा है। क्या पूछा आपसे, कक्ष का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए कक्ष का अर्थ जो होता है एक तो कमरा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कक्ष का अर्थ कमरा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सब में एक तो कमरा दिया ही गया है, ठीक है। फिर कह रहे कक्ष का कांच होता है, तो नहीं भैया। किनारा होता है, नहीं भैया। तांबर कांक होता है। कमरा और कांक क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, जो लोग पहली क्लास देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है क्लास ऐसे ही चलती है, और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा फ्लुएंसी के साथ चलती है। पर आज क्या है कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको रिदम जो है वो टूटा टूटा सा दिख रहा होगा। लेकिन कल भी जुड़िएगा हमारे साथ, कल भी जुड़िएगा। जो पहले दिन देख रहे होंगे वो कल भी दिखेगा, या पीछे 20-25 क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करें, आकृति लिखा गया, ये आकृति हो गया। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक आपसे पूछा गया। कह रहे बनावट होता है, बुरा कार्य होता है, स्वच्छ होता है, खटास होता है। तो भैया आकृति का जो शब्द भिन्नार्थक है वो आपका बनावट बनेगा। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। 13 का सही उत्तर क्या है, ए विकल्प है। आइए 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ये जो शब्द वाले ही आपके प्रश्न बनते हैं ना, तत्सम हो जाए, तद्भव हो जाए, या पर्यायवाची हो जाए, विलोम हो जाए, समभिन्नार्थक हो जाए, एकार्थी हो जाए, वाक्यांश के लिए शब्द हो जाए ना, ये सब शब्द वाली श्रेणी में आते हैं। और इनके अंदर बहुत सारी श्रेणियां आती हैं। जैसे कवर्ण विचार पढ़ते हैं, फिर शब्द विचार या शब्द रचना आप कह लीजिए, तो शब्द कैसे कैसे बनते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ। क्या एक मुहावरा दिया गया है, मुहावरा गांठ का पूरा, मुहावरा क्या दिया गया, मुहावरे का नाम है गांठ का पूरा। क्या है, मुहावरे का नाम गांठ का पूरा। बताओ जो इसका अर्थ क्या होगा, गांठ का पूरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कह रहे ईमानदार होना, दुकानदार होना, लापरवाह होना, या मालदार होना। बताना है आपको कि गांठ का पूरा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइए, गांठ का पूरा, ये एक मुहावरा दिया गया और आपको क्या बताना है, इसका सही अर्थ बताना है। तो ईमानदार कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं, लापरवाह कह रहे हैं, मालदार कह रहे हैं। तो भैया काफी सारे लोग कह रहे हैं इसका ए उत्तर होगा, कुछ लोग बी और डी में भी लटक रहे हैं। तो भैया इसका जो सही उत्तर होगा ना, ये आपका गांठ का पूरा मतलब मालदार आदमी है। क्या है, मालदार आदमी है। मालदार आदमी का मतलब कि उसके पास धन, रुपया, पैसा, माल बहुत है। मालदार आदमी है, इसके पास माल बहुत है। माल का मतलब यहाँ धन संपदा से है। किससे है, यहाँ पे किससे है, माल का अर्थ यहाँ पर धन संपदा, दौलत जिसको आप कह लीजिए, इससे है। जिसके पास धन संपदा दौलत बहुत अधिक है उसको तो मालदार आदमी है। और उसी मालदार आदमी को हम कहते हैं कि भाई ये तो गांठ का पूरा आदमी है। ये क्या है, गांठ का पूरा आदमी है। ऐसे में 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। हाँ, आई अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कौन सा होगा जरा कमेंट कर दो। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह आपका 15 नंबर प्रश्न है। और आपसे कह रहा है 15 नंबर में, कह रहा द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है। मतलब ये आपसे कह रहा द्वार द्वार भटकना है, इसको हम द्विरुक्ति कहते हैं। द्विरुक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 बार इसको कहा गया है। कितनी बार कहा गया है, इसको 2 बार कहा गया है, इसलिए आपका है द्विरुक्ति है। क्या है, द्विरुक्ति है क्योंकि 2 बार इसको कहा गया है। लेकिन क्या है, 2 बार जब किसी चीज का प्रयोग किया था ना, तो ये 2 बार जो प्रयोग किया गया आखिर किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, यह आपका द्विरुक्ति किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, आपसे यह पूछा जा रहा है। एक कह रहा है कि पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, यानी कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने के चक्कर में, या भेद बताने के अर्थ में, या समग्रता। तो देखिए जब 2 बार किसी चीज को कहा जाए और उसी शब्द को 2 बार कहा जाएगा तो वह समग्रता के अर्थ में कहा गया। यानी कि 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा। क्या होगा, 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा।
चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद क्या है? क्या शब्द दिया गया है? शब्द दिया गया किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। अब किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, कह रहा है ये रेखांकित पद, यानी कि किस किस को रेखांकित कर दिया गया है। अब कह रहा है किस किस, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? तो देखो, मैं सबके विषय में आपको बता देता हूं। आप सब जानते हैं कि संज्ञा होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान विशेष का बोध कराए। स्थान विशेष का अगर बोध कराता है, क्या करा है? विशेष का बोध करा रहा है, तो विशेष का जो बोध कराने वाला है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। विशेषण क्या होता है? तो हम जानते हैं कि विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या करेगा? संज्ञा सर्वनाम के गुण या विशेषता बताएगा, वो आपका विशेषण। सर्वनाम क्या है? ये संज्ञा का प्रतिनिधि है। संज्ञा का प्रतिनिधि होने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया था। क्या? संज्ञा के स्थान पर इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चे, जब इसको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जा रहा है, तो किस किस है ना, किस किस से झगड़ा करते फिरेंगे, ये आपका सर्वनाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वनाम बन जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प होगा। और इसमें एक और शब्द दिया गया, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? तो ध्यान रखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं, इनको प्रविशेषण कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। हाँ, आइए 17 नंबर की बात करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए। मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैंने ऑफलाइन में पढ़ा दिया है, और हमने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ा दिया। ऑफलाइन में आपको बता दिया गया है और ऑनलाइन में भी आपको बता दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचाने? कह रहे हैं हुलास, कह रहे हैं हरकत, कह रहे हैं हमला, कह रहे हैं हवाला, कह रहे हैं। तो भैया, इसको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको पता है, जैसा हरकत की जाती है, कहते हैं उसकी बड़ी गंदी हरकत थी। उसकी हरकत कैसे थी? उसकी हरकत बड़ी गंदी थी। ऐसे में 17 प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है ना, 17 का सही उत्तर क्या? हरकत जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। हरकत क्या है? हरकत आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी सब क्या है? बाकी सब आपकी पुल्लिंग है। आइए, भुजा का बहुवचन क्या होगा? आज ही मैंने आपको बताया है। आज ही मैंने आपको बताया कि बहुवचन को कैसे पहचानेंगे। तो कह रहा है आपसे कि भुजा का बहुवचन क्या होगा, जरा बताओ सब लोग। 18 नंबर प्रश्न में, 18 नंबर प्रश्न बताओ कि भुजा का बहुवचन क्या होगा। भुजा का बहुवचन क्या? अब देखो, भुजा क्या है? भुजा होता है या होती है? तो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ध्यान रखिएगा, जब स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना, हम सब जानते हैं कि जब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। और स्त्रीलिंग होगा और आकारांत होगा। अभी सुबह पढ़ाया है पेड क्लास में, सुबह ही पढ़ाया है कि अगर स्त्रीलिंग है और आकारांत है तो भुजा पहली तो क्या होती है? भुजा का मतलब होता है बाह। और ये क्या? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द। ये कैसा है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने आज ही सुबह आपको बताया कि जब स्त्रीलिंग आकारांत होता है, क्या? स्त्रीलिंग आकारांत होता है ना, तो उसको, उसकी हम जब बहुवचन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम आपका ए जोड़ देते हैं। इसका मतलब भुजा का क्या बन जाएगा? भुजा का भुजाएं बन जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। आइए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है 19 नंबर, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्डकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? बताइएगा। द्विकर्मक वाक्य में, जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें दो दो कर्म उपस्थित है, ऐसा वाक्य जिसमें दो दो कर्म उपस्थित है, वही कह रहे हैं कि द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? प्रधान कर्म पद के साथ, क्रियापद के साथ, गौड़ कर्म पद के साथ, या कर्ता पद के साथ? देखो, कर्म कारक कह रहा है, कर्म कारक की विभक्ति को जो है ये कहाँ प्रयोग होगा? अगर हमारे पास दो कर्म है, हमारे पास कितने कर्म है? हमारे पास दो कर्म है ना, ध्यान दीजिए,
हमारे पास अगर दो कर्म है तो ध्यान रखिएगा इसमें जो को जुड़ेगा ना वो क्रियापद के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? ये आपका क्रियापद के साथ जुड़ेगा। 19वां प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े आप सबको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 क्लास 6 to 8 जो है जीएस यानी कि कॉमन पेपर के साथ साथ आपको एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्टिव क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं केवल और केवल 999 रुपए में। क्या निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है? वह आपको बताना है जो इसमें से विशेषण नहीं है। एक है बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो भैया प्रश्न संख्या 20 जो है ना, प्रश्न संख्या 20 जो है ना, इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे कि कर पाएंगे? जैसे सब लोग उत्तर करने लग गए थे। प्रश्न संख्या 20 बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। आप नहीं उत्तर कर सकते। इसलिए नहीं उत्तर कर सकते क्योंकि इसमें सबके सब विशेषण शब्द दिए गए। इसमें सबके सब आपके विशेषण शब्द दिए गए भैया, इसलिए कैन नॉट बी आंसर। लिख लीजिए कैन नॉट बी आंसर, कैन नॉट बी आंसर बिकॉज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा विशेषण है? सबके सब विशेषण है भाई, सबके सब विशेषण है, ये सबके सब विशेषण दिए गए हैं। छोड़ो 21 नंबर क्या है? 21 नंबर वाक्य जो दिया गया उसमें कह रहा है कि क्रिया चुनना है। क्या करना है? क्रिया चुनना है। क्रिया चुनना। अखिल घर के आंगन में खेलता है। एक वाक्य दिया गया है अखिल घर के आंगन में खेलता है। क्या दिया गया है? कह रहा है कि अखिल घर के आंगन में खेलता है। अब आपको बताना कि इसमें से क्रिया शब्द कौन सा है। क्या अखिल क्रिया खेलता है ये क्रिया है, अखिल क्रिया है, घर की क्रिया है या आंगन में क्रिया है? तो क्रिया आपको पहचानना। 21वें प्रश्न की जब बात करेंगे, 21वें प्रश्न की जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेलना क्या है। खेलना क्रिया है, खेलना क्या है? खेलना आपका क्रिया है। ऐसे में 21वें प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ए विकल्प हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोशिश कर रहे हैं एक एक हर एक प्रश्न पे जब आते हैं ना तब लगता है कि अब बस आज की क्लास यहीं कर दो, बंद कर दो। लेकिन फिर कहते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हर क्वेश्चन करते करते जहन में ये बात आती है कि ठीक है आज की क्लास यहीं रोक दीजिए, लेकिन फिर कहते हैं एक प्रश्न और कर लें। एक एक प्रश्न करके हम कहाँ पहुंच गए? 21 तक पहुंच गए हैं। 21 नंबर कह रहा है कि सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइए। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिया गया? थी दिया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका भूत तो हो ही जाएगा। अब भूत में ही आपका संदिग्ध भी दिया गया है, कह रहे सामान्य भी दिया गया, पूर्ण भी दिया गया, अपूर्ण भी दिया गया। क्योंकि सो रही थी ना, अभी वो प्रक्रिया जो पूरी भी नहीं हुई, अभी वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि आपका सही उत्तर अपूर्ण भूत होगा। क्या होगा? अपूर्ण। भाई कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस जब भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा अपूर्ण में आएगा। क्या? जब भी कंटिन्यूअस वाला आएगा ना, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे ना, तो कंटिन्यूअस जब भी आएगा, जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो ध्यान रखिएगा वो किस में आ जाएगा? अपूर्ण में आ जाएगा। कंटिन्यूअस जो बात की जाएगी, जिस भी वाक्य को पढ़ने से लगेगा कि सातत्यता है ना, वो अपूर्ण भूतमान में आ जाएगा या अपूर्ण वर्तमान का होगा कि पढ़ रही है। जैसे हमने कह दिया वह पढ़ रही है, तो पढ़ रही है तो आपके इसकी श्रेणी वर्तमान में आ जाएगा, पर वो क्रिया जो है कंप्लीट नहीं है। ऐसे में 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो। क्या होगा? 22 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, एक और कर लेते, 25 तक कर लेते हैं। 23 का लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। क्या है? क्या कह रहा है? लेख लिखा गया इस वाक्य की पहचान करना। कैसे पहचान करेंगे? कह रहा कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो भाववाच्य तो होगा नहीं। आप सब लोग भाववाच्य तो आंख बंद करके भी अगर सुन लेंगे, आंख बंद कीजिए और केवल सुना दिया जाए आपको, तो भाववाच्य तो वैसे पहचान लेंगे। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी कर्तवाच्य या कर्मवाच्य में। अच्छा बताओ इसमें कहीं कर्ता दिख रहा है? बताओ जरा कि 23 नंबर में कहीं कर्ता आपको दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं सर 23 नंबर में कर्ता कहीं नहीं दिख रहा है। तो बच्चे जब कर्ता नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाक्य की जो विन्यास है,
सेंटेक्स जो है वो कर्म के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और वाक्य का विन्यास अगर कर्म के आधार पर व्यवस्थित किया गया है तो क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऐसे में 23वां प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। 23 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। 24 की बात करते हैं। अविकारी शब्द कौन होता है? अविकारी का मतलब जिसमें विकार न उत्पन्न हो। अविकारी का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार ना उत्पन्न हो। विकार का मतलब परिवर्तन। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें जिसमें परिवर्तन ना हो। ध्यान रखिएगा, जिसमें परिवर्तन या विकार ना आए वह आपका क्या कहलाएगा, जिसमें परिवर्तन या विकार ना आए वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा, वही आपका अविकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह आपका अविकारी कहलाएगा। तो देखो संज्ञा बदल जाता है भाई, संज्ञा बदल जाए। कभी राम आप पढ़ेंगे और कभी आप सीता पढ़ेंगे, कभी राम पढ़ेंगे कभी सीता पढ़ेंगे, संज्ञा बदल जाता है। सर्वनाम भी क्या होता है, सर्वनाम भी आपका बदल जाता है। विशेषण भी क्या हो जाता है, अच्छा अच्छी, विशेषण भी बदल जाता है ना, बुरा या बुरी, है ना, तो विशेषण भी बदल जाता है। बदलता नहीं तो क्या, अव्यय नहीं बदलता है। अव्यय जो है नहीं बदलता है। नहीं बदलने का मतलब है इस अव्यय के ऊपर लिंग, है ना, लिंग वचन, लिंग वचन कारक काल, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका नहीं पड़ता, लिंग वचन कारक इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर लिंग वचन कारक इन सब का कोई प्रभाव ना पड़े, जिसके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो क्या कहलाएगा, वह आपका कारक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वह आपका कारक कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कारक कहलाएगा। माफ कीजिएगा, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। पीछे वाली लाइन को आप डिलीट कर दीजिएगा, रिकॉर्ड में नहीं रखिएगा, भूल से मैंने बोल दिया। तो जिसके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो अव्यय कहलाएगा। 24 का सही उत्तर सी विकल्प है। 25 की बात करते हैं। 25 का लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया में रेखांकित शब्द क्या है? तो भैया लोगों ने उसको मार मार कर क्या किया, लोगों ने उसको मार मार कर अधमरा किया। क्या किया, अधमरा किया। अब कह रहे हैं इसमें से रेखांकित शब्द क्या है, मार मार कर अधमरा। इसमें अध को आप रेखांकित कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अध को रेखांकित कर लीजिए। क्या लोगों ने उसे मार मार कर क्या किया, अधमरा किया। इसमें आपका जो अध शब्द है ना, अध शब्द है वो आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा भैया, उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे जुड़ता है, और अध क्या है, अध आपका उपसर्ग। अध क्या है, अध आपका उपसर्ग है। ऐसे में 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका क्या है, 25 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 26 क्या, खिलौना शब्द में, खिलौना शब्द में मूल क्या है? एक शब्द दिया गया खिलौना, और क्या खिलौना शब्द में मूल क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। एक कह रहे कि खिल है, खेल है, औना है या ना है। तो खेल, खिलौना शब्द की बात करेंगे तो खिलौना शब्द की जब बात करेंगे उसमें मूल शब्द की बात की जाएगी ना, तो खिलौना में जो आपका मूल शब्द है वो क्या, वो आपका खेल है। वो क्या आपका खेल है। और 26 नंबर जो प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 26 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। खिलौना में जो मूल है वो आपका क्या है, खिलौना में आपका जो मूल है वह आपका खेल है। ठीक भाई, आओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। कह रहा प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है। अच्छा बताओ, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु, अगर किसी को हम आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद देना क्या है, हम कहते खुश रहो। हम क्या कहते, खुश रहो। हमसे कोई कहता सप्रणाम तो हम कहते खुश रहो भैया, हम उसको कहते खुश रहो भैया। इसका मतलब क्या, हमारी इच्छा है कि वो क्या रहे, खुश रहे ना। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को आशीष दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, है ना, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, यानी कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। अगर हम किसी को ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब हमारी इच्छा है ना, हमारी इच्छा है। तो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। 27 का सही उत्तर आपको सी विकल्प आई।
निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये आप लोग बताओ, जरा पढ़ करके बताओ कि 28 में अशुद्ध कौन सा होगा। ये काम आप लोगों को दे देता हूं। बताइए, जरा बताओ 28 नंबर का उत्तर क्या होगा? अशुद्ध बताना था ना। कह रहा सारा राज्य उसके लिए थाती था। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आपको बताना है, अशुद्ध बताना है। बताइए, अशुद्ध बताना है भाई। खैर देखो, कह रहा सारा राज्य उसके लिए थाती था, शुद्ध लिखा गया बच्चे। ऐसी एक आध बात और देखने में आ जाती है, ये भी आपका शुद्ध लिखा गया, ये भी आपका शुद्ध लिखा गया। कह रहा है ऐसी वाला, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर, केवल नहीं लगाए, क्योंकि जब एक का अंतर है तो केवल लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक का अंतर है तो आपको केवल लगाने की जरूरत यहां पर नहीं थी। तो 28 नंबर कह दीजिएगा सर, सी विकल्प क्या दिया गया? अशुद्ध दिया गया। आइए 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बताओ जरा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है। कह रहे बांगरू बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, बुंदेली और कन्नौजी। बताओ जरा 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। आइए 29 नंबर प्रश्न की बात करें, ध्यान दीजिए भैया। इसमें बुंदेली और कन्नौजी, बुंदेली और कन्नौजी जो है ये दोनों यूपी के अंदर बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी दोनों यूपी के अंदर बोली जाती है। तो आपका लिए 29 के सी और डी दोनों विकल्प सही है। 29 का सी और डी दोनों विकल्प सही है, प्रश्न संख्या 29 का। और इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप सबको दे रहे हैं, 30 नंबर प्रश्न। आज का ये अंतिम प्रश्न है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसको यहीं पे क्या करेंगे, आज की क्लास को समाप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कल आप सबके बीच में पुनः आया जाए। सही विकल्प आपको चुना, भाषा अस्थायी होती है। कौन सी भाषा अस्थायी होती है? लिखित वाली, हिंदी वाली, या मौखिक वाली, या सांकेतिक वाली? तो 30 नंबर प्रश्न की जब बात करेंगे हम लोग, 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हमको समझ ही आएगा कि सर 30 नंबर प्रश्न जो है ना, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा अस्थायी होती है। क्या होती है? मौखिक भाषा अस्थायी होती है। 30 नंबर का प्रश्न आप सी विकल्प कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? 30 नंबर प्रश्न का आप सी विकल्प सही कर लीजिएगा कि अस्थायी होती है। इसलिए अस्थायी होती है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। जो बातें आप कहेंगे कल को भूल जाएंगे, कल को क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, अगला डिनाई कर जाएगा, तो ये आपको अस्थायी कहलाता है। हम लोग जब टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे तो बताया गया कि देखो व्हाइट बोर्ड पे वो बातें लिखो जो बातें क्या है बिल्कुल इंश्योर हो आपकी, बिल्कुल सही है, प्रमाण के साथ जो बातें हो उनको व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखो, क्योंकि जो लिख देंगे आप वो अस्थायी हो जाएगा। मौखिक जैसे बोलने में कई बार क्या त्रुटि हो जाती है, बोलने में कई बार त्रुटि हो जाती है, तो वो अस्थायी, वो एक समय के बाद जहन में नहीं रहेगा, एक समय के बाद जहन में नहीं रहेगा। लेकिन जो आपने एक बार लिख दिया या आपने एक बार लिखवा दिया वो क्या था? वो आपका स्थायी हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग होमवर्क के तौर पे उनका उत्तर कर दीजिएगा। इससे पहले आगे बढ़े बता दें, बिहार शिक्षा भर्ती 4.0 क्लास 9 और 10 के लिए टीजीटी के लिए हमारे पास बैच उपलब्ध है। कॉमन पेपर हम आपको पढ़ा रहे हैं, कॉमन पेपर पढ़ाने के साथ साथ एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश ये कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी, केवल और केवल 999 में आपको मिल जाएंगे। 5000 प्रश्नों, हर एक सब्जेक्ट का 5000 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी नए तरीके से नोट्स आपको दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके होमवर्क है, इनको आप वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 31 नंबर में कह रहे हैं कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। इसमें आपको गुण बताना है, इसमें आपको रस का गुण बताना है। फिर देखो जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां क्या होता है, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये भी वीडियो समाप्त होने का कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे उत्तर इसका क्या होगा। फिर दिया गया अराति सैन्य सिंधु में सुगाड़ वाग दिशे जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन से गण है आपको ये बताना है। ये भी आपको होमवर्क में बताना है, ये भी कहाँ बताना है?
होमवर्क में, यानी कि वीडियो समाप्त होने के बाद। और एक बार फिर से बता दें, ऑफलाइन कक्षाओं में प्रवेश के लिए अंतिम समय आपके पास, ऑफलाइन कक्षा में प्रवेश का अंतिम समय आपके पास है। प्रवेश लेना चाहते हो तो आप इस बैच के साथ जुड़िए। ये संपर्क सूत्र 9341644295 से आप संपर्क कर लीजिए। और फिर 34 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुनना है। दिया गया है यहाँ पर राम की ... केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव अधिक बुद्धिमान है, उसकी यहाँ पे खाली स्थान भरना है। 35 नंबर में इनको आपको एक क्रम में करना है। और फिर आपका 36 नंबर टीचिंग का हिंदी अनुवाद आपको बताना है। और फिर आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आज इस क्लास को अपेक्षा के थोड़ा सा हम छोटा रख रहे हैं स्वास्थ्य समस्याओं के चलते। जितने क्वेश्चन हमने आपको दिए उन सारे क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद कर दीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।